हेलो बच्चों, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं, आज हम जो अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 4। और अभी हमने पहले 3 लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है लिविंग वर्ल्ड के। सो आज का ही हमारा लेक्चर 4 रहेगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपके टेक्सोनॉमिकल टूल्स, या फिर जिसको हम लोग जनरली टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। हम हर्बेरियम के बारे में जानेंगे, हम लोग जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स और आपका इन सारी चीजों को ढंग से समझेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कीज को समझेंगे, हम फ्लोरा को समझेंगे, फोना को समझेंगे। तो ये सब आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। और मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट और देने वाला हूँ एनसीईआरटी का, तो आप उसे ढंग से कर लेंगे। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन की उम्मीद रहती है कि हर बार की क्वेश्चन फ्रेम हो तो वहां से हो। तो चार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसे आप लोग अच्छे से याद करना है, उसे किसी भी हाल में आप स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला टेबल। ठीक है, थोड़ा सा शायद आप देख ना पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इसको साइज में बढ़ा देता हूँ। आई थिंक अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, सो आपको ना ये अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, 2023 में हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाए, तो इम्पोर्टेंट तो है, इसको स्किप नहीं करना। अब चलिए आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की तरफ। टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करते हैं, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेक्सोनॉमिकल टूल भी कह सकते हैं। ये चीज मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ आप लोग मेरे साथ, टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स। अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखेंगे पहले। तो आप लिखो, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमिन, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमिन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड एनिमल species species is essential and is the and is the primary source and is the primary, या फिर प्राइमरी कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं प्राइम सोर्स, और प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन तो यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि डेट, हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज द एक्चुअल, या फिर व्हाट इज द एक्चुअल प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्पेसिमिन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर्बेरियम आप लोगों ने कभी ना कभी खैर देखा भी होगा, और हो सकता है क्लास 11th में आपने बनाया भी हो। तो हर्बेरियम की अगर हम बात करते हैं, तो एक्चुअली हर्बेरियम है क्या। हर्बेरियम को अगर डिफाइन करना है, तो आप बता सकते हैं दैट हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, हर्बेरियम इज अ storehouse of collected plant specimen, of collected plant specimens। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट स्पेसिमेन है, ठीक है, इनका एक स्टेप्स है। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, हर्बेरियम तैयार करते हैं। देखिए क्या क्या वे स्टेप्स होते हैं, तो चलिए स्टेप्स को देखते हैं। और इससे ज्यादा थोड़ा सा डेफिनेशन को पूरा करिए। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन that are dried, pressed and preserved on sheet। ठीक है, प्रिजर्व ऑन शीट। और एक बार इसे क्या करेंगे, गूगल इमेजेस आप देख लेंगे, वरना मैं भी आपको यहाँ पर गूगल इमेज शेयर कर दूंगा, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया हर्बेरियम। तो देखो हर्बेरियम में स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कलेक्शन। ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करोगे। कलेक्ट करने के बाद स्पेसिमेन को क्या करोगे, ड्राई कर लोगे। मान लो कि तुमने भाई कोई लीफ को क्या करा है, कलेक्ट करा है। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने उसको कलेक्ट करा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसको ड्राई करा। ड्राई करने के बाद आप उसको क्या करोगे, उसको आप कर दो, उसकी आप पॉइजनिंग कर दोगे। अब पॉइजनिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई उसे इंसेक्ट वगैरह डिस्ट्रॉय ना कर पाए।
फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको माउंटिंग करोगे। क्या करोगे भाई, उसकी माउंटिंग करोगे। माउंटिंग करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टिचिंग भी कर सकते हो, ठीक है, स्टिचिंग भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है लेबलिंग। क्या करना होता है, लेबलिंग करना होता है, और फाइनली आप इसे क्या करोगे, हर्बेरियम को डिपॉजिट कर दोगे। ठीक, क्या करोगे, इसको डिपॉजिट कर दोगे। सो ये कुछ यहाँ पे सीक्वेंस में मैंने स्टेप्स लगा दिए, तो आपको भी ये ध्यान रखना है, और इन सारे स्टेप्स को क्या करना है, आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई क्या कर देंगे, यहाँ पर पॉइजनिंग कर देंगे। क्यों, पॉइजनिंग करने से क्या होगा, ये आपका इंसेक्ट्स वगैरह से क्या रहेगा, हर्बेरियम शीट आपकी बची हुई रहेगी। तो कौन से आपसे पूछ सकता है कि बताइए, अगर पॉइजनिंग करी जाती है तो किसका यूज करते हैं ना पॉइजनिंग करने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे डेट 0.1% ऑफ HgCl2 का यूज करा जाता है पॉइजनिंग करने के लिए। आपका जो भी यहाँ पर सैंपल रहेगा, ठीक है, जो भी आपका प्लांट का स्पेसिमिन रहेगा, उसको आप इससे पॉइजनिंग करोगे। और आपको यहाँ पे हर्बेरियम शीट का डिजाइन और ध्यान रखना है। डिजाइन कह रहा हूँ, साइज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डिजाइन नहीं, साइज आपको ध्यान रखना है। तो साइज आप ध्यान रखेंगे, जो इंटरनेशनल साइज है, ठीक है, क्या साइज होता है, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल साइज फॉर हर्बेरियम शीट 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, ठीक है, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर। 49 क्या हो, 41 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, और 29 क्या हो जाएगी, इसकी इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। सो आप ध्यान रखना है इसका साइज को, एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, और कौन सी आप ध्यान रख सकते हैं, कि जैसे कि अगर बात करते हैं हर्बेरियम की, तो हर्बेरियम जो है आपका, ये जो आप कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन जो होता है हर्बेरियम का, वो क्या होता है आपका, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। सो function of primary function of herbarium is accurate identification. Accurate identification. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल टूल यूज फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, तब भी आपका आंसर क्या बन जाएगा, हर्बेरियम बन जाएगा। अगेन एक एमसीक्यू आपके साथ फिर से यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद आपको याद रखने हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल में आप क्या ध्यान रखेंगे, एग्जांपल में आप ध्यान रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है, ग्रेटेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड कहाँ पर है, ये है आपका इंग्लैंड में। कहाँ पर है भाई, इंग्लैंड में। और क्या नाम है इसका, नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पर आपको करीब करीब अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो 6 मिलियन के आसपास यहाँ पर क्या है, हर्बेरियम के स्पेसिमेंस हैं, ठीक है, कितने स्पेसिमेंस यहाँ पर हैं, तो आप देख लीजिएगा कितने ज्यादा है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, ये कहाँ पर है, ये है आपको कोलकाता में, हर्बेरियम इन इंडिया। तो ये है आपका कोलकाता। और इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम भी ध्यान रखना है, इसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। क्या है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। और ये कहाँ पर है, ये है आपका कोलकाता में। तो ये वाला भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं इस पे कितने स्पेसिमेन हैं, तो अराउंड 2 मिलियन के आसपास क्या है, यहाँ पर स्पेसिमेन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हर्बेरियम में ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इसके अलावा देखिए एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि जो आपकी हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे कि हर्बेरियम शीट कैरी, तो है, बना लीजिए पॉइंट ये, हर्बेरियम शीट कैरी क्या क्या हो सकता है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम,
लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, इंग्लिश, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हर्बेरियम शीट में मिल जाती है और यहाँ से भी आपका एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सो ये भी क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एनसीईआरटी की ही लाइन। सो ये सब हर्बेरियम के बारे में इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बोटेनिकल गार्डन की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अगली शीट में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, अगली शीट में हम लोग समझेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में। सो बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ से बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि किस तरह का मोड ऑफ कंजर्वेशन है, तो आप ध्यान रखेंगे XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। कैसा है भाई, XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। XC2 का मतलब क्या होता है, XC2 का मतलब होता है आपका कि देखिए ऑफ साइट कंजर्वेशन। कैसा होता है, ऑफ साइट कंजर्वेशन है, ऑफ साइट कंजर्वेशन। मान लीजिए आपको क्या रास्ते में कोई मान लेते हैं, ठीक है, आप कहीं घूमने गए कुछ गए तो आपको एक बड़ा यूनिक सा कोई प्लांट मिल गया है, ठीक है, क्या मिल गया, कोई यूनिक सा प्लांट मिल गया है। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्या करेंगे, वहां से निकालेंगे और किसी बोटेनिकल गार्डन में उसे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा है, वो ऑफ साइट कंजर्वेशन है। कैसा कंजर्वेशन हो गया, ऑफ साइट, ठीक है। आप वहां से उसे उसके नेचुरल से लेकर आए और आपने दूसरी जगह क्या करा, उसको प्रोटेक्ट करा। तो मैं कह सकता हूँ डेट प्रोटेक्ट अदर देन नेचुरल हैबिटेट। आप सिंपल सा मीनिंग इसका क्या निकल रहा है कि डेट इस तरह कंजर्वेशन को क्या क्या हो गया, डेट प्रोटेक्ट अदर देन नेचुरल हैबिटेट, उसके नेचुरल हैबिटेट से ले, वहां से आपने हटाया उसके नेचुरल हैबिटेट से और दूसरी जगह लाकर आप कंजर्व कर रहे हैं अदर देन नेचुरल हैबिटेट। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, सो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पर एक मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, तो वे एग्जांपल्स आपको तो याद करने हैं, उसमें कोई आपके लिए चॉइस नहीं रहेगी। एग्जांपल्स को देखने से पहले आप थोड़ा सा पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जो प्लांट कंजर्व कर रहे हैं तो वे क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो प्लांट को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, जो हम कंजर्व कर रहे हैं, उसका उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस है आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और यहाँ पर आप देखेंगे बोटेनिकल गार्डन में जो भी आपके प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, उनमें आपको क्या देखने मिलेंगे कि वे प्लांट जो है उन्हें लेबलिंग करा जाता है उनके बोटेनिकल नेम से। किससे लेबलिंग की जाती है, उनकी उनके बोटेनिकल नेम से, और उनकी फैमिली को क्या करा जाता है, लेबल करा जाता है, ठीक है, एंड प्लांट की फैमिली को क्या करा जाता है, लेबल करा जाता है। सो यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का फंक्शन। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल आपको याद रखना है, अगेन रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि अभी आपने पहले ही पढ़ा था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है, ये है आपका क्यू में, कहाँ पर है, क्यू, और ये कहाँ है आपका, इंग्लैंड। और एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बताया देता हूँ कि जो ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बोटेनिकल, रॉयल बोटेनिकल गार्डन को बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इसके जो फाउंडर थे, ठीक है, आप कह सकते हैं दैट रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज फाउंडेड विलियम बाय विलियम एल्टन। विलियम एल्टन क्या है, इसके फाउंडर है। दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। सो अगर हम बात करते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन की, सो ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका कोलकाता में, कहाँ पर है, कोलकाता में। फिर इसके बाद है आपका नंबर थर्ड, आप ध्यान रखेंगे, जो कि है आपका लिलोइट बोटेनिकल गार्डन, ये है आपका दार्जिलिंग में, बोटेनिकल गार्डन।
और ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग। और आपको एक और याद रखना है जो कि है आपका NBRI। सो NBRI को हो सकता है आपको यहाँ पर ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बना ले, ठीक है, और आपसे इसकी लोकेशन पूछ ले कहाँ पर है, तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो NBRI का जो फुल फॉर्म बनेगा वह क्या बनेगा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी में ही मेंशन है ये, रॉयल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है, ये है आपका लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। तो यहाँ पर आपको इतने एग्जांपल बढ़िया से याद कर लेने हैं और उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत आपसे आज बात कर लेते हैं, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिनके पास वीडियो पहुंची है, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोग कोई ज्यादा बड़ा यूट्यूब की फैमिली नहीं है, अभी हम एक छोटा सा परिवार है, ठीक है, जिसमें हम लोग 40-50 के आसपास अभी हमारे क्या है टोटल सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर तो नहीं कहना चाहिए, वी आर द फैमिली, ठीक है, एक ऑनलाइन एजुकेशन फैमिली है हम लोग। सो देखो, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो काफी समय से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ड्रॉप करता आ रहा है, तो सबसे पहले मैं उनके साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है। अगर वे ड्रॉप कर रहे हैं तो एक बार आप उससे पूछना क्या आप सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो ना तो आपको लगे रहना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो तो आपको क्या करना है, उस समय आपको अपने आप को थोड़ा समय देना है और खुद सोचना है कि आप सीरियस क्यों नहीं हो, और आपको अपनी कमियों को भी एनालाइज करना है, ठीक है। मतलब आपको सोचना है कहाँ कहाँ गलतियां हुई जो कि हमें इतना समय लग गया है, जो कि हमें इतने ड्रॉप्स लग गए, तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने स्टार्ट करा है अभी 2023 के लिए, जो अभी अभी आए हैं, तो उनका स्वागत है, लगे रहो और मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, ज्यादा बेटर है, उसमें सीखोगे ज्यादा, ठीक है। तो चलो, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग मेडिकल एस्पायरेंट हो, ठीक है, नीट एस्पायरेंट हो आप लोग। तो चलो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो म्यूजियम के बारे में एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, डेट, इस तरीके से लाइन बनाइए, दीज हैव कलेक्शन ऑफ collection of preserved plants and animal। अब बहुत से लोगों को सुन के हैरानी होगी, सर प्लांट्स कह रहे हो आप, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना है, म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये यहाँ पे हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ये म्यूजियम है ये थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है या डिफर है किनसे, पार्ट से। बिकॉज क्योंकि आप क्या देखोगे म्यूजियम में, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सो मैं लिख सकता हूँ डेट नो लिविंग ऑब्जेक्ट, नो लिविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्ले इन दी, displayed in the museum, in the museum। देखो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं किसको, प्लांट और एनिमल को, ठीक है, प्लांट्स को, एनिमल को, ठीक है। तो इन सबको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, FAA सॉल्यूशन का। किसका यूज कर रहे हो भाई, FAA सॉल्यूशन का। FAA सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सो आप ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर और भी चीजों का यूज होता है, जैसे यहाँ पर यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए आपका इथाइल एल्कोहल का भी यूज होता है। किसका यूज होता है भाई, इथाइल एल्कोहल का भी यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का भी यूज होता है, ठीक है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का भी यूज होता है यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमिन है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमिन मे बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमिन, ठीक है, प्रिजर्व कैसे हो रहे हैं, एज अ ड्राई स्पेसिमिन। और यहाँ पर जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह प्रिजर्व होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह जो प्रिजर्व होते हैं उन्हें किस में रखा जाता है, उन्हें बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है, किस में रखा जाता है, बॉक्स में रखा जाता है। तो ये पॉइंट भी बना लीजिए, दैट इंसेक्ट आर preserved in
insect box, insect box. After collecting, सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्ट के बाद क्या करा जाता है, किल करा जाता है, और किल के बाद उन्हें क्या करा जाता है, बाय द हेल्प ऑफ पिन्स उन्हें क्या कर दिया जाता है, पिनिंग कर दिया जाता है और इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है यहाँ पर प्रोसेस। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो म्यूजियम होते हैं, आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेंगे, कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। ठीक है, ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पर आपको एनिमल्स के स्केलेटन की भी कलेक्शन मिल जाएगी। सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने कोई ऐसा आपको कोई नई चीज नहीं बताई, बड़ी सिंपल सी बात है, और इसके बारे में हो सकता है काफी सारे पॉइंट्स आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो आप फटाफट इसे भी नोट डाउन करें। देखो, जब नोट्स बनाते हो, जब यहाँ पर मेरे से सुनते हो, तो जब नोट्स बनाते हो ना, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होगा, पहले तो आप मेरे को सुन रहे हो, फिर आप उस चीज को नोट करोगे। अब जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसका रिवीजन भी करोगे, तो वो चीजें क्या होंगी, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। और वैसे भी काफी सारे रिसर्च में बताया है कि अगर आप किसी को केवल सुनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास में बैठे हैं, अगर आप उसे सुन रहे हैं खाली, तो आप केवल 11% ही उसका याद रख पाएंगे। लेकिन अगर आप वहां बैठ कर नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो यही परसेंटेज का रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, परसेंटेज बढ़ जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैं चाहता तो मैं भी आपको पीपीटी की फॉर्म में दे देता, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाकर लाता, बोलता चला जाता, आपको भी मजा आता, मेरा भी कम टाइम लगता, लेकिन वो चीज हमें नहीं करनी, क्योंकि मोटिव बड़ा क्लियर है, आपको पढ़ाना है। ठीक है, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाना है, उसमें चाहे मेरा कितना टाइम है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर हैंड रिटन ही नोट्स देता हूँ। और मैं कभी, कोई आपने देखा होगा, पहले तक मैं क्या करता था, जब शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब, मैं ये करता जो नोट्स थे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता था, लेकिन अब मैं वो नहीं करने वाला। उसमें क्या होता है ना, कि आप लोग डिपेंड रहते हो, ये इंटेंसिटी होती है कि हाँ सर क्या करेंगे, टेलीग्राम पर नोट्स देंगे, हम वहां से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसे रीड कर लेंगे, वो बिल्कुल गलत है। और जब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो साथ में आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए लिखना तो है, इसमें कोई आपको ऑफर या कोई आपको छूट नहीं मिलने वाली। तो चलो, म्यूजियम के बारे में इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगली हेडिंग बनाओ जूलॉजिकल पार्क्स की। तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स। सो अगर हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की, तो जूलॉजिकल पार्क्स में सबसे पहला पॉइंट आप लोग बनाओगे, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स कह दो या फिर आप कह दो जू। ठीक है, तो इसमें आप पहला पॉइंट बनाओ कि ये सबसे पहला कैसा मोड ऑफ कंजर्वेशन है, ये है आपका एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। कैसा है भाई, एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। और अभी हमने पीछे एक कुछ चीज पढ़ी थी, ध्यान आ रहा है एक्स सीटू सुनकर गया? ओके, ये रहा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या था, एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क क्या है, एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। सो अगर हम बात करते हैं इसमें, सो इसमें आप बता सकते हो कि डेट जूलॉजिकल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरिया, जूलॉजिकल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरिया और enclosed space where wild animal are kept, where wild animal are kept। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, दिल्ली में। सो नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है आपका, ये दिल्ली में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आप कह सकते हो नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट जू इन एशिया। ठीक है, फाइनेस्ट जू इन एशिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड कहाँ पर है, ये है आपका क्रूगर में। कहाँ पर है, क्रूगर। और क्रूगर कहाँ पर है आपका, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। सो ये दोनों एग्जांपल्स भी आपको बाय हार्ट तैयार कर लेने हैं। अब हमारा यहाँ पे बचा है सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, की के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्लोरा फोना
मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग को समझेंगे। तो चलिए पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में, की के बारे में। ओके, अगली हेडिंग है हमारी की। सो अगर हम बात करते हैं की के, तो की के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या बनाएंगे? की के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप बनाओगे दैट टैक्सोनोमिकल एड या फिर टैक्सोनोमिकल टूल यूज फॉर यूज्ड फॉर identification used for identification of plants and animal of plants and animals animals based on based on the similarities based on the similarities and dissimilarities based on the similarity and dissimilarities is called taxonomical key taxonomical key। तो इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी डेफिनेशन। अगला पॉइंट आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि ये जो आपकी की है, ठीक है, ये किस पर बेस्ड होती है? सो आपका आंसर आएगा इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या फिर और सही से कहना चाहिए हमें तो सही एकदम एक्यूरेसी के साथ तो मैं कहूंगा इट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो इस थोड़ा सा हम पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। सो सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर ये बेस्ड होती है। और अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर ये बेस्ड है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसे ही आप क्या कहते हो? कपलेट कहते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो दैट इट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट। और वही अगर हम बात करते हैं कपलेट में, सो ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट, ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट लेट इज कॉल्ड लेट। ठीक है, सो आपके पास क्या था? देखो, की थी, की किस पर बेस्ड थी? की आपकी बेस्ड थी सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड थी। ठीक है, और आप इसे कह रहे थे सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज कपलेट। और कपलेट के हर स्टेटमेंट को आप लोग क्या कह रहे हो? लेट कह रहे हो। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे की जो होती है, ठीक है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। कैसी है इन नेचर? तो आपका ध्यान रखना है एनालिटिक है इन नेचर, मतलब एनालाइज करना होता है। ठीक है, एनालिटिक इन नेचर। अब आप एनालाइज तो कर सकते हो, डेफिनेशन में भी ये बात मैंने आपको बताई है, टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, जब आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखोगे तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो, है ना, एनालाइज कर रहे हो। तो इसलिए कहा गया है कि आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। फिर इसके बाद थोड़ी सी टर्म्स और हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगली हेडिंग बनाओगे आप लोग क्या? सबसे पहले आप लोग बनाओगे फ्लोरा। सो फ्लोरा सुनते ही इतना तो पता चल गया होगा, मतलब किसकी बात हो रही है? बात हो रही है एनिमल्स की या प्लांट्स की? प्लांट्स के लिए यूज होगा। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। सो फ्लोरा के बारे में लिखिएगा, फ्लोरा कंटेन फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ habitat and distribution habitat and distribution habitat and distribution of of plant in a given area in a given area। सो ये होती है फ्लोरा। ठीक है, सो फ्लोरा क्या होगी आपकी? फ्लोरा जो है आपको क्या बताएगी? फ्लोरा आपको बताएगी कि आप मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है। ठीक है, सो फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरा आपका क्या बताता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या हैबिटेट है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का। तो सबका जिसमें रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हो? फ्लोरा कहते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? मैनुअल पे। सो मैनुअल में आप लोग क्या देखोगे? मैनुअल का मतलब होता क्या है? सो इसका मतलब होता है कंप्लीट लिस्टिंग, एंड
description of plant, complete listing and description of plant growing in particular area, growing in particular area। फिर इसके बाद होता है आपका अगला हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा मोनोग्राफ। देखो नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब सिंगल है ना, सो मैं कह सकता हूँ डेट मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन on any one taxon। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इसके बारे में, सबसे लास्ट जो है वो है आपका कैटलॉग। सो कैटलॉग की बात करते हैं तो कैटलॉग के बारे में नॉर्मली आप भी जानते होंगे, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कैटलॉग में क्या इंक्लूड होता है। कैटलॉग इंक्लूड द अल्फाबेटिक अरेंजमेंट of species describing their features। सो इतना आपको पढ़ना होता है लिविंग वर्ल्ड में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, आओ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालो और हम लोग उसका आपको रिप्लाई देंगे। आई होप अब आपको इस चैप्टर में दिक्कत ना हो। इसी के साथ चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं और कल से शुरू करते हैं आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।